हेलो और वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री के एमसीक्यू, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, ये पीवाईक्यूज है। मैं आपको बता दूं, पीछे जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 23, उससे पहले के जो भी पेपर है, उस पेपर के अंदर जितने भी एमसीक्यू है ना, वो सारे के सारे मैंने इस पीडीएफ में उतार रखे हैं। और मैं बता दूं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, ये आपके मैप के क्वेश्चन भी है। ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, आपको दिख ही रहा होगा बिल्कुल जो है वो मैंने जो भी आपका एग्जाम आता है ना, उसके अंदर से जो आपके स्क्रीनशॉट होते हैं वो लिए हैं, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अगर अगर आपने अपना सिलेबस खत्म कर दिया है, ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहली एडवाइस ये रहेगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दो पीडीएफ दूंगा। ठीक है, वो डाउनलोड कर सकते हो आप। ये एक तो ये वाली पीडीएफ होगी जिसमें मैंने कोई आंसर मार्क नहीं कर रखा, तो पहले इसको आप ट्राई करना। उसके बाद बिल्कुल उसके नीचे ही है, मैं दूसरी पीडीएफ दूंगा, मतलब एक ही पीडीएफ के अंदर मर्ज कर दूंगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें मैंने आंसर भी मार्क कर रखे हैं और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। क्योंकि आपने एक बात नोटिस करी होगी, ये बात आपने पोल साइंस में नोटिस करी ली होगी कि देखो सब कुछ पीवाईक्यू से आता है। मैंने पूरा का पूरा पेपर मैच करवाया था पोल साइंस में भी। बच्चे कह रहे कि सर आपने पूरा पेपर जो है वो लीक करवा दिया, पूरे पेपर जो है वो सेम आ रहे हैं। भाई सेम कुछ नहीं आ रहे, ये बात तो है ना पहले दिन से बच्चे को पता होनी चाहिए कि जो क्लास 12th का, खासकर बोर्ड एग्जाम चाहे 10th का हो 12th का हो, उसमें पीवाईक्यूज ही आते हैं। ठीक है। और जो एमसीक्यू होते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं आते, थोड़े से अलग आ जाते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन का आंसर शुरू तो गई है, अगला वाला क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाएगा कि राखी गढ़ी कहां पर, हरियाणा। तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। ठीक है, जैसे सब में आप देख सकते हो कुछ ना कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये तो एमसीक्यू की और मैप की बात हो गई। मैं ना डेली एक पेपर अपलोड करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, यानी मैप भी, एमसीक्यू भी, बड़े क्वेश्चन भी, 2 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, सारे के सारे। तो वो भी करना मत भूलना, क्योंकि अब तो आपको इंपॉर्टेंस पता चली चुकी है कि पीवाईक्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, चलो जी हम शुरू कर देते हैं। ठीक है। और अगर आप मान लो वीडियो भी देख रहे हो, मतलब आपको लगता है कि सर मेरे को अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह रह रही है, तो मैं आपकी वीडियो से सारी की सारी चीज़ें कवर करूंगा। तो मैं बोलूंगा जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, पहले वीडियो पॉज करके उसका आंसर करना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है। ये वीडियो मैं बहुत पहले डाला हूँ एग्जाम से, और इसका रीज़न यही है ताकि आपके दिमाग में जो है वो चीज़ें जो है वो अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना कि सर आप 2 दिन पहले डालते हो तो फिर जो है वो लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने इस बार क्या करा, पहले वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप जो है वो चीज़ों को अच्छे से जो है वो लर्न कर पाओ। टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। चलो जी। और बाकी डेली पेपर वगैरह करना। और ये हमारा भरत खोरवाल वाला चैनल है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, उस पर आ जाना। डेली जो है वो एक पेपर करेंगे। एक बार मैं दिखा देता, मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा बट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाला है चैनल, इस पे आ जाना। डेली जो है वो पेपर वगैरह करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव ली थी, पोल साइंस की सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह मैच करवाए थे, तो चाहो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है। चलो जी। और इसी उसी पेपर के तर्ज पर, उसी पेपर के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पीवाईक्यूज और एमसीक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले साल के। ठीक है जी। बातें बहुत हो गई, टाइम वेस्ट मैंने बहुत कर दिया, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैसे ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मैं दिखाऊंगा, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बट आप देख सकते हो सेम वीडियो। चलो जी आ जाते हैं, तो पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि आपको ये लिखा हुआ है कि जो लैपिस लजूली है वो हड़प्पन जो साइट है वो हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लैपिस लजूली एक पत्थर है, वो हमें शुर्तगई के अंदर देखने के लिए मिलता है। और शुर्तगई जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है हमारा। राखी गढ़ी जो है वो हमारा हरियाणा के अंदर पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के अंदर पड़ता है। मांडा जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। और गुजरात जो है, और नागेश्वर जो है वो हमारा गुजरात में पड़ता है। यस और नो, ये याद रहेगा ना, तो ये याद कर लेना साथ साथ में। ओके। चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी के अंदर भी ये देखो, इसको कहते हैं जो लाजवर्द मणि है, तो ये कहाँ पर मिली थी, हमारी शुर्तगई में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ना प्रभावती गुप्त के बारे में इनमें से कौन सी बातें जो है वो सही लिखी हुई है। ठीक है। तो प्रभावती गुप्त आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो है वो पुत्री थी। गलत, वो चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी नहीं थी, वो चंद्रगुप्त सेकंड की लड़की थी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो गुप्ता डायनेस्टी की है। चंद्रगुप्त जो प्रभावती गुप्त है ना, वो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड, उसकी जो है वो बेटी है। चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है, याद रखना। दूसरी बात है कि जो हमारी प्रभावती गुप्त की शादी है ना, वकाटका, वकाटका के राजा से हुई, जिसका नाम था रुद्रसेन सेकंड। ठीक है। रुद्रसेन सेकंड से शादी हुई थी इसकी, ये बात आप याद रखना। तीसरी बात है कि क्या यहाँ पर उसके पास इंडिपेंडेंट रिसोर्स की पावर थी, बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसी रानी थी जिनके पास रिसोर्स वगैरह भी थे। ठीक है, इनको लैंड वगैरह भी मिली हुई थी, और शी गेव द लैंड ग्रांट टू पीपल, और लोगों को भी जो है वो भूमि का अनुदान दिया करती थी, दान दिया करती थी भूमि। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और ये राजी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका आंसर ये है। देख रहे हो, मैं आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, एग्जाम में कभी कभार आ जाता है वकाटका के राजा कौन थे जिससे प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी, तो अब आप लिख पाओगे जो हमारा रुद्रसेन थे। ठीक है।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन ये दिख रहा है कि ये बताना है कि जो देवनामी पियादसी, देवनामी पियादसी जो है वो किसे कहा जाता था? देवनामी पियादसी किसे कहा जाता था? देवनामी पिया बोला जाता था अशोक को। यस और नो? अब मेरे को बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे को पता ही है देवनामी पियादसी अशोक के बारे में बोला जाता, तो आंसर अशोक है। पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लो अब। तो समुद्रगुप्त का कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कोर्ट पोएट कौन है। कोर्ट पोएट का मतलब होता है कि जो उसके कोर्ट के अंदर, उसके दरबार के अंदर जो उसका कवि होता है ना, वो कोर्ट पोएट, जो दरबारी कवि कौन था इसका। तो मैं आपको बता दूं, हमारे समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। और इसने है ना इलाहाबाद, इलाहाबाद का जो पिलर है, इलाहाबाद का स्तंभ जो है वो इसने ही जो है वो लिखा है। और इलाहाबाद पिलर को क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो जो है वो हरिसेन ने लिखी थी। किसकी तारीफ में लिखी थी? समुद्रगुप्त की तारीफ में लिखी थी। और जो हमारा हर्षवर्धन है उसका जो कोट पढ़ है वो कौन है? वो है जी बाण भट्ट। क्या नाम बताया मैंने? बाण भट्ट नाम बताया। और जो बाण भट्ट है उन्होंने लिखी हुई है क्या? हर्ष चरित्रा। ठीक है, हर्ष चरित्रा जो है उसने लिखी है। एमसीक्यू के लिए याद रखना है। और बाकी अशोक के बारे में दूसरी बात क्या लिखी है? उसने क्या किया था? जो बुद्धा के रेलिक्स थे उसको लेकर स्तूपा वगैरह बनाए थे। ये सर नो? और दूसरी बात है कि लास्ट रूलर था जिसने जो है वो मैसेज रॉक पिलर पे जो है, रॉक पे और पिलर्स पे इंस्क्राइब करवाए थे, यानी पत्थरों पे जो है, स्तंभों और चट्टानों पे जो है उसने अपना उपदेश लिखवाया था, संदेश लिखवाया था। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा। ये पूछा हुआ है कि जो हमारे सुश्रुता था, सुश्रुत जो थे उनकी जो पुस्तक थी सुश्रुत संहिता, वो किस चीज़ पर बेस्ड थी? ग्रामर पे बेस्ड थी, मेडिसिन पे बेस्ड थी, एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड थी, या मैथमेटिक्स पे बेस्ड थी? तो वो चिकित्सा यानी मेडिसिन के ऊपर जो थी वो बुक थी पूरी की पूरी। अब है ना, ग्रामर के बारे में एक बुक और है जिसका नाम याद रखना, पनीनी। पनीनी ने वो बुक लिखी थी। ठीक है। और उस बुक का नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बुक का नाम है, ये बात याद रखना। पनीनी नीचे क्वेश्चन दे रखा है इसलिए मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी। बट इसका आंसर जो है वो बी है हमारा। ठीक है। चिकित्सा जिसको आयुर्वेदा वगैरह कहते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मैच करना है आपको, ठीक है। हिंदी में भी साथ साथ दिखा देता हूँ मैं आपको। मैच करना है, देखो इसमें ना हमेशा वो मैच करा करो जो सबसे अच्छा आता है आपको। ठीक है। देखो, मेरे को पता है कि व्हील का मतलब क्या था। व्हील व्हील का मतलब था धम्मचक्र परिवर्तन। और ये दिखाता है कि जो हमारे सारनाथ में पहला उपदेश दिया था ना, जो हमारे किसने, गौतम बुद्धा ने, उसको दिखाता है। तो फर्स्ट समन जो दिया था बुद्धा ने उसको दिखाता है। तो सेकंड का जो होगा चक्र, वो दे रखा है। सेकंड का थर्ड होगा, सेकंड का थर्ड होगा, एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब इससे देखो बाकी चीज भी देख लो। जो एम्प्टी सीट है, जो एम्प्टी सीट है वो दिखाती है हमारी किसको? महापरिनिर्वाण को। मतलब एम्प्टी सीट, खाली सीट जो है वो दिखाती है गौतम बुद्धा के। अच्छा, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि जब पूरी मोक्ष मिल जाए, एक तरह से जब देहांत हो जाए, जब आप स्वर्गवास की तरफ चल जाते हो, आपकी डेथ हो जाती है। तो हमारे गौतम बुद्धा की जो है वो डेथ कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनारा भी बोलते हैं उसको। क्लियर हो गया? व्हील का तो मैं आपको बता चुका हूँ। जो शाल भंजिका थी, शाल भंजिका किसको दिखाती है? शाल भंजिका पता है शाल, चलो पहले मैं बता देता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। शाल भंजिका जो है वो ऑस्पिशियस सिंबल है एक। ठीक है। बोला जाता है कि वो जिस चीज़ पे भी हाथ रखती थी ना, वो मतलब डेवलप हो जाता था, अच्छा हो जाता था। फूल पे हाथ रखती थी तो फूल खिल जाते थे, ऐसा वाला। और जो गजलक्ष्मी है वो सिंबल ऑफ गुड फॉर्चून को दिखाती थी। ठीक है। इनकी पिक्चर वगैरह भी याद रखना। और शाल भंजिका की पिक्चर देख कर है ना, लोगों को जो हिस्टोरियन थे बड़ा अजीब सा लगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली गौतम बुद्धा तो बेसिकली फीमेल से थोड़ा दूर रहने के लिए, दूर रहने के लिए नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, कि थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोलते थे। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये पिक्चर जो है वो किससे रिलेटेड है? मतलब ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स को दिखाती है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स को, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट्स को, या अमरावती? इसका आंसर है जी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स को। ठीक है जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। जो हमारे गौतम बुद्धा थे वो कौन से क्लैन से थे, वो कौन से वंश से संबंधित थे? शाक्या, कोसाला, भोजा, पाला? इसका आंसर है शाक्या क्लैन से थे वो। ठीक है, नेपाल के अंदर शाक्या क्लैन से थे वो। ओके जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो सही है, ये बताना है, करेक्टली मैच है। ओके। एंडोगैमी, अंतविवाह। अंतविवाह का मतलब होता है जब आप अपने गोत्र से के अंदर शादी करते हो। नहीं, इसका मतलब होता है कि जब आप अपने गोत्र, अपने किन के, अपने गोत्र के अंदर शादी करते हो। इसमें लिखा बाहर, तो ये तो गलत है। साथ साथ एंडोगैमी का या अंतविवाह का मतलब भी समझ लेना, जिसमें एक ही गोत्र में शादी होती है, उसका मतलब होता है एंडोगैमी। ठीक है सर, समझ आ गया। एक्सोगैमी क्या होता है? मतलब आप जब अपने गोत्र से बाहर शादी करते हो तो उसको कहते हैं एक्सोगैमी। तो ये भी नहीं है सर, ये तो सेवरल वाइफ का कुछ लिखा हुआ है, ये भी नहीं है, है ना, सेकंड भी नहीं है। पॉली एंड पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी का मतलब होता है कि जब एक मेल की बहुत सारी वाइफ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगैमी कहते हैं। क्या यही बात लिखी हुई है? नहीं सर, ये इसमें कुछ इनसाइड वगैरह लिखा हुआ है, ये नहीं है।
पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि जब एक वाइफ हो और उसके बहुत सारे हस्बैंड हो, तो यानी ये सही है पॉलीएंड्री। ठीक है जी, महाभारत में दिखाया गया था, है ना, जो हमारे पांडवास थे। तो ये जो है इसका आंसर है, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, मैंने पॉलीएंड्री वगैरह ये सारे के सारे बता दिए। कभी कभार एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, बोला जाता है कि मैरिज के टाइप बताओ। ठीक है, तो ये मैरिज है, ये बता रखी है आपको, है ना। बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में, कभी ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना। अल बरूनी जो है उन्होंने अपनी संस्कृत की बुक जो है, क्या क्वेश्चन है, किस भाषा में अल बरूनी ने भारत में संस्कृति, पाली और प्राकृतिक पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो मैं बता दूं, अल बरूनी ने ना अपनी बुक का जो ट्रांसलेशन था वो जो है वो अरबी भाषा में किया था, पाली में भी किया था, प्राकृत में भी किया था उन्होंने। तो इसमें पहले लिखा है पाली में, प्राकृतिक में, बट अरबी लैंग्वेज में उन्होंने जो है वो ट्रांसलेशन वगैरह किया था, जो भी उनको भारत से रिलेटेड बुक मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो जो थे वो किसके जो है वो अनुयायी थे? तो मैं आपको बता दूं, वो थे हमारे किसके, शेख निजामुद्दीन औलिया। इनकी दरगाह भी है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो के वो एक तरह से वो थे, क्या नाम है उसका, ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, वो जो थे वो मेंटर थे किसके, हमारे अमीर खुसरो के। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा, मंदिर बताना है कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है। सर पूरी के पूरे है ना, हमें एक बात तो हमें पता है कि जो जो हजारा रामा टेम्पल है ना, वो जो है वो विजयनगर एम्पायर के अंदर था, हमने पढ़ा था। यहाँ आपको ये पता होगा वृद्धेश्वर टेम्पल जो है वो तंजावुर के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर, है ना। तो अब मैच कर लो। अगर विजयनगर, विजयनगर पता ना कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। कभी एग्जाम में कर्नाटका लिख कर आ जाए और बोले सर आपने तो विजयनगर बताया था, तो कर्नाटका के अंदर है विजयनगर, ठीक है। और तंजावुर जो है हमारा तमिलनाडु के अंदर है। तो इसका क्या होगा, तो फर्स्ट का जो है वो सर आपने बताया सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड तो सर सब में दे रखा है, तो सर फर्स्ट का तो मैच करने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं कहता हूँ तीसरे को मैच कर लेते हैं। तीसरे का जो होगा फोर्थ सर, अब इसमें दो में फंस गए, है ना, दो में फंस गए। अब हम क्या करते हैं, दूसरे को मैच करने की कोशिश करते हैं, हम करते हैं थ्री को मैच हो गया, सेकंड को मैच करते हैं। तो हमारा जो चिदम्बरम टेम्पल है ना, चिदम्बरम टेम्पल वो जो पड़ता है हमारा तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, दो क्रॉस हो गए। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, चिदम्बरम टेम्पल जो होगा सेकंड का वो फर्स्ट होगा, सेकंड का फर्स्ट इसी में दे रखा है, समझ आ गया। तो इसके अंदर साथ साथ याद भी करते रहना कि जो रामा हजारा टेम्पल है विजयनगर, चिदम्बरम टेम्पल है तमिलनाडु, वृद्धेश्वर टेम्पल तंजावुर, और जो चनकेश्वर टेम्पल है हमारा, वो जो है वो कहाँ पर पड़ता है हमारा, चनकेश्वर टेम्पल वो पड़ता है जी हमारा बेल्लोर के अंदर, बेल्लोर भी कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के साथ, ये तो हो गया वाला, ये वाला आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि जो बाबरनामा, अकबरनामा है, वो जो थी वो थर्ड बुक थी आईने अकबरी। अकबरनामा वॉज द थर्ड बुक ऑफ आईने अकबरी। गलत, उल्टा था। अकबरनामा के अंदर तीन बुकों में से एक थी आईने अकबरी, तो ये बात उल्टी लिखी हुई है। ठीक है, आईने अकबरी जो थी ना वो थी थर्ड बुक अकबरनामा की। ठीक है ना, अकबरनामा थर्ड बुक नहीं थी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? शायद मैं हिंदी में वाले बच्चों को दिखाऊंगा तो उनको अच्छे से समझ आएगी बात। अकबरनामा आईने अकबरी की तीसरी जिल्द थी। आईने अकबरी अकबरनामा, बेसिकली अकबरनामा तीन अलग अलग पुस्तकों में बटी हुई थी, तो ये था। तो यानी ये वाली बात तो गलत लिखी हुई है सर, हटा दो इसको। मैंने कहा ठीक है, हटा दिया जी। मंजिल आबादी जो थी उसके अंदर जो था वो सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ था, यानी हमारे नागरिक और प्रशासन के बारे में बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है। जो मंजिल आबादी थी उसके अंदर हाउस होल्ड, लोगों के बारे में, जो घरों के बारे में जो होता ना हमारे उसके क्या नाम है उसका, जो मुगल थे उनके घरों के बारे में लिखा होता, तो ये भी गलत है। सिपाही आबादी के अंदर किसके बारे में लिखा था, इंपीरियल हाउस होल्ड नहीं। सिपाही आबादी नाम से ही पता चल रहा है सिपाही आबादी के बारे में, सिपाहियों के बारे में लिखा होगा, तो ये भी गलत है सर। लास्ट जो बचा होगा वो सही होगा, वैसी बात है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। मुल्क आबादी में फिजिकल साइड, अच्छा फिजिकल साइड का क्या मतलब होता है? फिजिकल साइड का मतलब होता है कि जिसमें पैसे से रिलेटेड जो भी सर्विसेज वगैरह थी ना, पॉलिसी वगैरह थी, वो लिखी हुई है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्लियर है? आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये जो है ना, ये एक वो दे रखी है, अमंग द फॉलोइंग हुज डिस्क्रिप्शन ऑफ डी जनरेटेड ईस्ट इंस्पायर्ड द वेस्टर्न थ्योरिस्ट। मतलब एक बंदा जो था उसने ना एक थ्योरी लिखी थी, क्या लिखी थी थ्योरी? उसने लिखा था डी जनरेटेड ईस्ट के बारे में, कि जो ईस्ट है वो खराब होता जा रहा है। अब आप खुद देखो, इन चारों में से ऐसा कौन सा बंदा है जिसने भारत में आके भारत की बहुत बेइज्जती करी थी? वो था जी फ्रांसिस बर्नियर। याद है ना, बहुत बेइज्जती करी थी इसने, मुगल के टाइम में आया था। और आया कब था ये? 1656 के अंदर आया था, और 1668 तक रहा था ये इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये पता ही आपको फिजिशियन वगैरह था, और बाद में इसकी थ्योरी को जो है वो डेवलप करके क्या बनाया गया था, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, जिसको कहते हैं निरंकुशवाद की जो है वो नीति डेवलप करी थी। किसने करी थी? वो मॉन्टेस्क्यू ने करी थी बाद में। ठीक है, बट इसका आंसर जो हो गया वो फ्रांसिस बर्नियर हो गया। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो जनरेटेड ईस्ट, रीजनरेटेड, डी जनरेटेड ईस्ट पूछे आपसे,
तो ये जो है इसकी थ्योरी हमें फ्रांसिस बर्नियर ने दी है, फिर बाद में उसको ओरिएंटल डेस्पोटिज्म में बदल दिया किसने, मोंटेस्क्यू ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इसमें बता रखा है कि कौन सा कारण रहा विजयनगर एम्पायर के खत्म होने का। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन होने का क्या कारण था। तो आ जाते हैं जी क्वेश्चन पे। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द अलायंस विद द सल्तनत अगेंस्ट विजयनगर, बिल्कुल सही बात है, पहले ही सही लग रहा है ना। चलो फिर भी हम एक काम करते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं, मैं समझाऊंगा। मेरे को पहला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए था, पहले दूसरे दूसरे बताने चाहिए थे। चलो, इन्वेजन ऑफ पोर्चुगीज इन द फ्रेंच इन विजयनगर एम्पायर, नहीं, फ्रेंच का कोई लेना देना नहीं था, कोई उन्होंने विजयनगर एम्पायर पर अटैक नहीं किया था, तो ये तो गलत है। दूसरी बात है हैवी डिक्लाइन इन दी ट्रेड इकोनॉमी, नहीं, ट्रेड की वजह से भी नहीं। एक राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था, याद है ना, चलो वो अभी बताऊंगा, पहले इस पे आ जाते हैं। बी लिखा हुआ है कि डिफीट इन दी बीजापुर अहमदनगर एंड गोलकोंडा एंड तालीकोटा, ये हारे थोड़ी, इसमें लिखा बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा हारे थे, डिफीट हो गई थी, इसलिए जो है विजयनगर, अरे नहीं ना, वो तो जीते थे, तो उल्टी लाइन लिखी हुई है। तो बात क्या हुई थी कि ना एक राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर जो ये सारे के सारे थे ना, बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा, ये सारे के सारे ने ना अपना अलायंस बताया, गजपति जो थे उन सब ने अलायंस बना के विजयनगर पे अटैक वगैरह कर दिया था, और विजयनगर में पहले ही जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, फिर सारे सल्तनत आ गए थे और उन्होंने विजयनगर को हराया था, और इसी वजह से विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। तो इसका आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये बताना है कि कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, तो मुजारियान, आई होप आपको याद हो कि मुजारियान क्या होते हैं। मुजारियान जो थे उसको अच्छा, इसमें करेक्टली मार्क करना है ना, सही जो है वो मार्क करना है। तो आई होप आपको बताऊं मुजारियान किसे कहते हैं। तो मुजारियान जो किसके कहते हैं, मुजारियन पीजेंट को ही कहते हैं। ठीक है, पीजेंट को ही, यानी हमारे किसानों को ही कहते हैं मुजारियान। और जो मल्ला जादा है वो किसको कहते हैं, मल्ला जादा कहते हैं बोटमैन को, मल्ला जादास कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे मुकद्दम होते हैं, मुकद्दम वो विलेज के हेडमैन होते हैं। ठीक है, तो गलत तो है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुकद्दम का मतलब बता रहा हूँ और मल्ला जादा का मतलब बता रहा हूँ, वैसे इसमें सही यही है हमारा। ठीक है, चलो जी, आई होप, और अपने काउंट करके मार्क्स भी बताना कि सर मेरे इतने आए हैं हर पेपर के बाद, कि पेपर नंबर 1 में मेरे इतने मार्क्स आए हैं, पेपर नंबर 2 में इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं बड़े बड़े जो पूरे पूरे पेपर करवाऊंगा ना, उसमें भी आप अपने मार्क्स अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ। अब इसको जो है ना वो आपको क्रम अनुसार लगाना है। ठीक है, इसको आपको अरेंज करना है क्रम अनुसार। दो चीज़ें चेक करा करो, सबसे पहला और सबसे आखिरी। तो सबसे पहला जो है वो देखते हैं हम, सबसे पहले इनमें से क्या हुआ था। तो हमें सर इतना पता है, थोड़ा सा इतना याद आ रहा है हमें कि जो है ना परमानेंट सेटलमेंट जो आया था, ठीक है, जिसमें सनसेट क्लॉज था, 1973 में आया था ना वो परमानेंट, सॉरी 1973 कह रहा हूँ, 1793 में आया था वो परमानेंट सेटलमेंट वाला आया था, जिसमें वो टैक्स लिया जाता था, है ना। वो जो जमींदार थे उनसे उनको बोला जाता था कि आपको पैसे वगैरह कलेक्ट करने हैं, और उसी में एक क्लॉज था जिसको कहते हैं सनसेट क्लॉज, है ना, जिसमें बोला जाता था कि अगर आपने शाम तक नहीं दिए तो आपकी ज़मीन की नीलामी कर दी जाएगी, बिडिंग कर दी जाएगी। तो सबसे पहले तो सर सेकंड हुआ था। मैंने कहा जी सेकंड हुआ था, कहते सर हाँ सेकंड हुआ था। मैंने कहा लो जी, क्योंकि आप देखो संथाल रेबेलियन जो हुआ था वो हुआ था 18, मैं सबके साल भी बता देता हूँ, ठीक है, 56 में हुआ था। बॉम्बे डेक्कन जो रिपोर्ट थी, रायट थे, वो 1875 में हुए थे, है ना। उसमें ये बात भी बोली गई थी, जब ये राइट हो रहे थे ना, ब्रिटिशर डर गए थे, उनके सामने 1957 का मंजर आ गया था, ये लाइन भी मैंने पढ़ाई है। तो अब वैसी बात है 1956 का मंजर आ गया होगा, तो यानी पहले ही हुआ होगा, ये बाद में हुआ होगा इसके, तो ये है। बाकी लिमिटेशन लॉ जो है वो 1859 में आया था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जी नीचे वाले क्वेश्चन पे। नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन पे ये रहा। तो इसमें बता रखा है, सारे के सारे बताने आपके कौन क्या क्या लाया था। सबसे पहले तो इसके अंदर देखो, एक ही मैच करो आप, एक मैच करो। सर हमको कुछ पता है या नहीं पता, अपने को इतना पता है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो क्या लेकर आया था, वो लेकर आया था सब्सिडी अलायंस, वही लेकर आया था ना सब्सिडी अलायंस, याद आ रहा है आपको। जो लॉर्ड वेलेस्ली था हमारा, वही सब्सिडी अलायंस लेकर आया था। मैंने कहा जी बिल्कुल लेकर आया था, तो लो जी मार्क कर दिया। तो लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस लेकर आया था। और तो सब्सिडी अलायंस का मतलब आपको पता है ना कि जो जो उसके अंदर अंडर आ रहे हैं, किसके अंडर आ रहे हैं, ब्रिटिश के अंडर आ रहे हैं, तो उनकी सेना वगैरह जो है उसको ब्रिटिश ध्यान रखेगी, है ना। सब्सिडी अलायंस के पॉइंट वगैरह याद है ना आपको, सब्सिडी अलायंस में ये बोला गया था, 3-4 पॉइंट बोले गए थे, हिंदी में भी दिखा देता हूँ। सहायक संधि में ये बात बोली गई थी कि ब्रिटिश जो है वो सेवा प्रदान करेगी राजा को, राजा को किसी भी वॉर में जाने से पहले जो है वो ब्रिटिश से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो ब्रिटिश की आर्मी का रखरखाव के लिए भी जो है वो राजा पैसे देगा। तो सर फर्स्ट का सेकंड होगा। मैंने कहा जी फर्स्ट का सेकंड होगा, लो जी सी आंसर मार्क कर देते हैं इसी बात पे, है ना। तो ऐसे मार्क करना है। बच्चे समझते हैं मैच द फॉलोइंग सबसे टफ, अरे सबसे इजी होता है, 4 में से एक ही मार्क करना है बस आपको, सही। ठीक है, चलो जी। और ये लॉर्ड हमारे हार्डिंग कौन थे, यही तो जो थे वो ही बंदूक लेकर आए थे, इन्होंने ही जो है वो ग्रीस जो कार्टेज की बंदूक थी ना वो ये लेकर आए थे। तो हमारे फोर्स का थर्ड हो जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी तो आपको पता है, लॉर्ड डलहौजी जो थे वो कौन थे, क्या होगा हमारे
सेकंड का जो होगा वो फर्स्ट होगा। लॉर्ड डलहौजी जो है वही एनेक्सेशन पॉलिसी लेकर आए थे, और सबसे पहले इन्होंने किस एरिया को एनेक्स किया था, याद है ना, हमारे अवध को। अवध को जो है इन्होंने कब्जा किया था, और जो बच गया बेनेडिक्ट, वो जो है वो रिफॉर्मेशन पॉलिसी लेकर आया था एडुकेशन में खासकर। ठीक है ना। चलो जी, इसका भी अपने को क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा। ये बोला गया है टू ब्रॉडन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी हैड जॉइंड द हैंड विद द खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय आंदोलन को बड़ा करने के लिए, ओ सॉरी, असहयोग आंदोलन को बड़ा करने के लिए गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाले थे उनके साथ हाथ मिलाया। क्या बात सही है? सही है। मोहम्मद अली शौकत अली थे ना वो खिलाफत कमेटी के लीडर, उनके साथ हाथ मिलाया था। गांधी जी सोच रहे थे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और खिलाफत मूवमेंट है, दोनों मिलकर जो है वो हम इन ब्रिटिशरों को यहाँ से भगा देंगे। सही बात है, इसलिए तो हाथ मिलाया था। तो यानी दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना भी है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अब देखो, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हिंदी को लेकर सबसे ज़्यादा जो है जो तिलमिला गए थे, वो जो थे हमारे आरवी धुलेकर थे, याद है ना? अरे बड़ा गुस्सा हो गए थे ये। और जो हमारे शंकर देव राव थे, ये जो थे वो हमारे शंकर राव देव थे, ये हमारे कहाँ से थे? ये हमारे महाराष्ट्र से ही थे, ये भी याद रखना आप। ठीक है, चलो जी, साथ साथ ये भी याद रखते रहना। और जो आरवी धुलेकर थे वो यूनाइटेड प्रोविंस से थे। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म और परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि ब्रिटिश जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते थे पीजेंट से, नहीं, पीजेंट से थोड़ा ना करते, वो तो जमींदार से कांटेक्ट करते थे। द सिस्टम इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, कोई लेना देना नहीं था इसका तो। और बॉम्बे डेक्कन प्लान का तो इससे राइट से कोई लेना देना नहीं था, और बॉम्बे डेक्कन प्लान तो 1875 में आया था, तो कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर है ए। बात क्या थी कि जो जमींदार थे उनको परमानेंट राइट दे दिया गया था लैंड का, जिससे वो क्या करते थे, किसानों को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक एरिया था 1957 में, एक पर्सन थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया था कि एक ऑफिशियल का घर पे कब्जा करके उसको हॉल ऑफ जस्टिस, जिसको कहते हैं क्या हिंदी में न्याय भवन जो है वो बना दिया था। वो है जी शामल। बॉक्स के अंदर दे रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से पता हो, ये 1857 की ही बात है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दे रखा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि लेजिस्लेचर इलेक्टेड अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 95 मतलब जो 1935 के अंदर जो ये लेजिस्लेचर असेंबली आई थी हमारी, वो बेसिकली किसके अंडर काम कर रही थी? ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश रूल के अंदर ही काम कर रही थी। 1935 साफ साफ लिखा हुआ है। तो 1935 में तो भाई ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी रूल नहीं था, ब्रिटिश लीग का भी रूल नहीं था, ब्रिटिशरों का रूल था, मुस्लिम लीग का रूल नहीं था, ब्रिटिश का रूल था। तो ब्रिटिश यानी कॉलोनियल रूल था, तो इसका आंसर होगा सी, है ना? औपनिवेशिक शासन के अंदर ही काम करते थे। अब आ जाते हैं जी हमारे मैप वाले क्वेश्चन पे। ठीक है जी, मैप वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। और मैप वाले क्वेश्चन तो खासकर रिपीट होते हैं, तो पता ही है आपको। बनावली पूछा है और अमरावती स्तूप पूछा है ना? तो आपके बनावली की बात करते हैं। बनावली पड़ता है हरियाणा में, और थोड़ी थोड़ी है ना लोकेशन भी याद रखना, क्योंकि मैं उसको कर रहा हूँ। बनावली यहाँ पड़ता है बिल्कुल बीच में, बिटवीन इन दोनों एरिया के बीच में, हरियाणा के अंदर पड़ता है ना? तो फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्या लिखा हुआ था हमारा? स्तूपा पूछा था मेरे ख्याल कुछ, अमरावती का स्तूप। तो अमरावती का स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र, वैसे तो देखो बहुत स्पेसिफिकली आपको स्टेट का नाम मतलब मार्क करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पड़ता है हमारा अमरावती। ठीक है, मैं आपको स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा हूँ। और जो तीसरा, ये दूसरा हो गया ना। तीसरा क्या पूछा गया हमारे से? तीसरा पूछा गया या तो आगरा बता दो या अजमेर बता दो। चलो हम दोनों ही देख लेते हैं, मैं आगरा भी बता देता हूँ, अजमेर भी बता देता हूँ। जो हमारा आगरा पड़ेगा यानी वो यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, थर्ड का 1। और जो हमारा अजमेर पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पर ऑलमोस्ट थर्ड का 2। ओके, और कुछ पूछा था? इन दो जगहों के नाम पूछे ना, इन दो जगहों के। और ये दो जगह कहाँ पर है जहाँ पर नेशनल मूवमेंट वगैरह हुए थे? तो ये तो हमारा अहमदाबाद हो गया, है ना? अहमदाबाद हो गया, गांधी जी ने किया था 1918 के अंदर यहाँ पर सत्याग्रह वगैरह किया था कॉटन मिल्स वर्कर की सैलरी इंक्रीज करने के लिए। और ये क्या है? बिहार मार्क है, और बिहार के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। कहाँ पर किया था गांधी जी ने सत्याग्रह? चंपारण के अंदर किया था, है ना? चलो जी, तो चंपारण बिहार के अंदर किया था। बात ये थी कि जो हमारे फार्मर थे वो जो है वो नील की खेती उगाना नहीं चाहते थे, इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे, उनके लिए किया था। नेक्स्ट वाला पेपर आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले पेपर के एमसीक्यू आपके साथ स्क्रीन के सामने ये रहे। और आई होप आप भूले ना हो कि आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट भी करने और नीचे मेरे को बताने हैं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। चलो जी, ऑडियो बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। नेक्स्ट वाले पेपर पे आ जाते हैं कि हु अमंग दी फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक
द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी। तो ये जो स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी बुक है किसने लिखी थी? एस एन रॉय ने लिखी थी, मार्शल ने नहीं लिखी थी, ये गलती मत कर देना जी। मार्शल ने बुक नहीं लिखी थी। जो तारीफ करते हुए एस एन रॉय ने बोला था कि मार्शल ने हमको जिस इंडिया के बारे में हम जानते थे ना उससे भी पहले 3,000 साल पहले वो लेकर चला गया। ठीक है, बट एक्चुअल में ये बुक जो थी वो एस एन रॉय ने लिखी थी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी बात पे कि ये बता रखा है हमारे कि इनमें से कौन सी बात जो है वो मौर्यन एम्पायर के बारे में सही लिखी हुई है। मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने ढूंढा था सर, साफ साफ ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम जो था वो क्या था? वो कौटिल्य था? नहीं नहीं सर, वो कौटिल्य तो वो था हमारा चाणक्य, और चाणक्य तो सर इसका वो मंत्री था। तो ये गलत लिखी हुई है। एक्चुअल में जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था वो था क्या? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। तो यानी ये गलत लिखा हुआ है सर, थर्ड गलत है। मैंने कहा जी ठीक है, थर्ड गलत है तो थर्ड जिसमें भी है उसे हटा दो। इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है। लो जी, आंसर खत्म। दो ही पॉइंट देखे, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। इतना इन ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ज्यादा मल्टीपल आंसर होते हैं ना उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और मैं बिल्कुल रैंडमली कर रहा हूँ, मैंने कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहले से सारा का सारा देख कर आया हूँ। मैं पीडीएफ बना दी, बहुत थी मेरे लिए। ठीक है, चलो जी। अब फिर भी ये पढ़ लेते हैं कि मगध जो था वो पावरफुल एम्पायर था, ये तो पता ही है। मगध जो था वो सबसे पावरफुल एरिया था सारे महाजनपदास में से। और कितने महाजनपदास से? 16। और सबकी कैपिटल याद रख लेना, इसका भी एमसीक्यू आ रखा है। अशोका जो था वो सन था चंद्रगुप्त मौर्य का? बिल्कुल नहीं, अशोका सन थोड़ा ना था। अशोका जो था वो बेसिकली बेटा था किसका? अशोका जो था वो बेटा था बिंदुसार का, पोता था यानी चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी बात पे। अरे 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 अरे, कहाँ चला गया? अरे क्या हो रहा है ये? अरे चल कैसे रही है खुद? खुद ही भागे जा रही है, बताओ। स्क्रीन पे रख रखा है फिर भी। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला था ना। चलो, इसमें लिखा है सबसे पहले जो है जिन्होंने सोने के सिक्के जो है वो जारी किए। सर गुप्ताज भी तो होंगे। मैंने कहा जी हाँ यार, गुप्ताज भी है सर, कुशाना ने भी किए थे। देखो कुशाना ने करे तो थे, बस कुशाना ने जो है वो प्योर गोल्ड कॉइन जो है वो लाए थे। बट फिर भी हम नीचे वाला पॉइंट पढ़ते हैं, हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हरिसेन जिसके कोर्ट पोएट थे, सर हरिसेन तो जो थे वो हर्षवर्धन के थे। और जो हमारे हर्षवर्धन है, हरि अच्छा नहीं नहीं सर, हर्ष जो हमारे, अब देखो कि कितना बढ़िया तरीके से खेलो। सर जो हरिसेन आपने बताया था, हरिसेन जो थे वो किसके? समुद्रगुप्त के थे। अब इसके बाद कुछ बताने की जरूरत है क्या? गुप्ता ही होगा, समुद्रगुप्त लिखा है, गुप्त समुद्रगुप्त तो गुप्ता डायनेस्टी है ना। क्लियर हो गया ना? और प्रयाग प्रशस्ति भी इसने लिखी थी, किसने लिखी थी? हरिसेन ने। किसकी तारीफ में? समुद्रगुप्त की। हो गया ना? तो देखो ऊपर एमसीक्यू से करे हुए नीचे कितने काम आ रहे हैं, है ना। अष्टाध्यायी, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या था? पनीनी। कहाँ गया? ग्रामर पनीनी है ना। अच्छा लिखा हुआ भी है, पनीनी बुक ने लिखी थी। ओके, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी ऑफ द हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में कौन सी जो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी है वो इसमें से सही नहीं है, वो बतानी है आपको। ठीक है जी, सही जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, टेराकोटा जो स्कल्पचर थे ऑक्स के वो इंडिकेट करते थे प्लोइंग, मतलब कि वहाँ पर, चलो बाकी पढ़ लेते हैं, पहले सारे पढ़ लेते हैं एक बार। टू सेट ऑफ द टू सेट ऑफ द फोरोज ऑन द राइट एंगल इंडिकेटिंग द टू क्रॉपिंग पैटर्न। सही बात है। बेसिकली दो अलग अलग टाइप की जो कृषि है वो एक टाइप पे होती थी, ग्रिड पैटर्न में काटता था। इससे पता चलता है कि दो टाइप में अलग अलग खेती होती थी। सही बात लिखी हुई है। कैनाल के भी हमें शुरुतुगई में मिलते हैं एविडेंस, ये भी बात सही लिखी हुई है, ये भी बात सही लिखी हुई है। ठीक है, डीप वाटर रिजर्वायर भी हमें मिला है सिंध के अंदर इरिगेशन के लिए। तो यानी ये अच्छा सिंध में मिला था हमें? नहीं सर, रिजर्वायर तो हमें गुजरात में मिला था। सर याद आ रहा है, गुजरात में बताया था आपने धोलावीरा जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो ये गलत है। अब एक बार फिर भी इसको पढ़ सकते हैं। टेराकोटा स्कल्पचर और ऑक्स जो है वो, अच्छा यहाँ पर ऑक्सन का जो वो है कि टेराकोटा स्कल्पचर मिलते हैं ऑक्स के, कि उनको जो है वो खेती में यूज़ किया जाता था ज़मीन को सही करने के लिए। तो यानी हमारा ये वाला भी सही है। अच्छा वाटर रिजर्वायर जो है वो हमारे वाटर रिजर्वायर हमारे कहाँ मिले थे? वाटर रिजर्वायर जो है वो हमारे गुजरात में ही मिले थे वाटर रिजर्वायर, है ना। या सिंध में मिले थे? वो वाटर रिजर्वायर धोलावीरा में मिले थे जहाँ तक मेरे को याद है, धोलावीरा में मिले थे। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर ले क्या? एक बार इसको देख लेते हैं कि वाटर रिजर्वायर इन हड़प्पा, वाटर रिजर्वायर इन हड़प्पा। ठीक है,
धोलावीरा में मिले थे ना, वही कहूँ यार, गलत कैसे हो सकता हूँ मैं। तो यानी ये जो है वो गलत है, मैंने ना गलती से सोच रहा था कि यार सिंधी वो होगा, शुरू का ही होगा, बट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैच करना है इसमें भी। तो सबसे पहले बराबर केव्स जो है ना, वो याद रखना, बराबर से बी, बराबर से बिहार, ठीक है। अब देख लेते हैं नीचे क्या इससे मैच हो रहा है। सर आपने बताया अच्छा फोर्थ जो है सारे अलग हैं, तो अब तो मिल ही गया होगा आंसर। फोर्थ का जो है वो थर्ड है, फोर्थ का थर्ड है, तो इसका आंसर ही होगा। अब बाकी भी देखो, जो हमारा कैलाशनाथ टेम्पल है वो महाराष्ट्र के अंदर है ना। तो कैलाशनाथ टेम्पल महाराष्ट्र के अंदर है, वो याद है ना, अजंता एलोरा केव ये वाला, है ना। तो ये होगा ये वाला। दूसरी बात है फिर हमारा जो महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जो है वो हमारा तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, सही लिख रहा हूँ ना मैं, हाँ। और जो देवगढ़ है वो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ज़्यादातर गढ़ वाले इलाके जो है ना, जहाँ गढ़ आता है जिसके नाम के पीछे, वो उत्तर प्रदेश में होता है। यूनिवर्सल नहीं है ये, बट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि दिमाग में रहे। ये जो है ना, ये इलाका, इसको क्या कहते हैं? तो ये वाला जो इलाका है वो हमारा अंडा है, ठीक है जी। चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। मैंने चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले उसमें पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है इसका, और वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विच वन, भोपाल के अंदर जो स्तूप है उसका नाम बताओ। तो बताइए आपको, भोपाल के अंदर कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप है, भोपाल के कुची पास, है ना। वो शाहजहाँ बेगम ने उसको बचाने के लिए जो है वो काम करा था। तो यही पूछा गया पिक्चर बेस्ड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जब फ्रांसिस बर्नियर, कब आया था फ्रांसिस बर्नियर, क्या देखा था? 56 क्या आया था ना। तो 1656 में जब 1656 में जब ये फ्रांसिस बर्नियर आया था हमारे इंडिया के अंदर, तो उस समय जो था वो फ्रांस का किंग कौन था? मतलब उसने एक बुक लिखी थी ना, कंपेयरिंग ईस्ट टू वेस्ट, किसके लिए लिखी थी, मतलब किसको डेडिकेट करते हुए लिखी थी? उस किंग का क्या नाम था? अपने ऑब्वियसली बात है, अपने किंग को लिखे को डेडिकेट करते हुए लिखी होगी, तो उसका किंग जो था उस समय नाम था लुई 14। यस और नो, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओ सॉरी, लुई 4 हो गया, नहीं 14 है, सॉरी लुई 14 है। हाँ, और जो हमारा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जो लुई था 16 था, याद आ गया, लुई 14 है फिर, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कि ये पूछा गया है कि जो जो हमारा शेख निजामुद्दीन औलिया का के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। ही वॉज द ग्रेट पोएट एंड द म्यूजिशियन ऑफ मिडीवल पीरियड, तो पोएट भी है और वो भी है। वैसे पोएट से आपको क्लियर हो ही क्या होगा कि मैं अब कौन था वो, बेसिकली अमीर खुसरो। और वही जो था वो क्या लेकर आया था, कव्वाली इसने इंट्रोड्यूस करी थी, और चिश्ती सामा का इसने एक नया सिस्टम जो है वो दिया था, ठीक है। चिश्ती समा का एक अनूठा रूप दिया था इसने, क्लियर है। तो इसका आंसर जो होगा अमीर खुसरो। पहले समझ ही जाया करो, ये डिसाइपल जो है ना, इसमें लिखा ही है डिसाइपल, तो डिसाइपल तो अमीर खुसरो ही था, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला डिसाइपल का मतलब जो शिष्य है। नेक्स्ट है कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज द नेचुरल बेसिन, कौन सी रिवर पे? इजी क्वेश्चन, तुंगाभद्रा रिवर पे, ठीक है ना। तुंगाभद्रा रिवर पे तो है हमारा वो विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट है कि इसमें से बताना है कि कौन सी ट्राइब जो है ना, सही नहीं है या सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इन्फ्लुएंस ऑफ द 16 और 17 सेंचुरी में। अच्छा, 16 और 17 सेंचुरी में इनमें से कौन सी ट्राइब का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था? तो जो हमारा मुगल एम्पायर वाला चैप्टर है ना, वो वाला आइन अकबरी के बारे में जिसमें लिखा हुआ है, तो उसके अंदर कौन कौन सी ट्राइब के बारे में लिखा हुआ था? तो कोच जो थे वो बंगाल से थे, सही बात है। लोहानी जो थे वो अहोम उससे पंजाब से, अहोम जो थे वो असम से थे। इन तीनों के बारे में लिखा हुआ है, बट कोल के बारे में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कोल जो थे वो बेसिकली 18 सेंचुरी के अंदर जो था उनका सिग्निफिकेंट रोल था। तो हमने 18 थोड़ा ना पूछा, 16 और 17 पूछा है, ठीक है। और ये भी इन्होंने करा था, कोल जो थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट करा था, तो इनका मुगल एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है, मुगल एम्पायर में इनका कोई भी रोल नहीं था। तो इसका आंसर होगा क्या? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा इसका आंसर। सही पूछा ना कि रिलेशन मुगल एम्पायर 16 और 17 सेंचुरी में कौन इंपॉर्टेंट थे? ट्राइबल किंगडम, तो यही थे ट्राइबल किंगडम थे, और ये वाला जो था वो ट्राइबल किंगडम तो ब्रिटिश के अपोज में था, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इब्न बतूता जो थे वो एक सिटी में गए और उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो ग्रेट पॉपुलेशन और बढ़िया है, तो एक ही सिटी की तारीफ करी थी उन्होंने, कौन सी? दिल्ली। दिल्ली के अंदर गया था ना जब इब्न बतूता, याद है ना। और वो उनकी शादी थी उसकी बहन की, राजा जो था उस समय, है ना, जो क्या नाम था उसका यार, हमारे अ, तुगलक डायनेस्टी का रूलर था। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित, ये तो हो गया। अच्छा, ये बहुत इजी, ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला नहीं हिंदी में। अच्छा, कर्नाटका साम्राज्यमऊ, नाम से पता चल रहा है कर्नाटका साम्राज्यमऊ जो है वो किस साम्राज्य को कहा जाता था? इंग्लिश में भी यही है, कर्नाटका साम्राज्यमऊ। ये जो था हमारे विजयनगर एम्पायर को बोला जाता था। इसका आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच
है। तो पोलज का क्या मतलब होता है? ठीक है, अच्छा, पोलज का क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। पोलज वही होता है जिसको जो है वो साल में एक बार खेती करी ही करी जाती है उस पे, तो ये सही लिखा हुआ है पोलज। ठीक है, सही बताना है तो इसका आंसर होगा ए। और सेकंड में क्या गलती है, पड़ौती का क्या मतलब होता है? तो पड़ौती का मतलब होता है जिसमें साल में 1 या 2 साल तक जिसको खाली छोड़ा गया हो, 1 से 2 साल तक जिनको खाली छोड़ा गया हो। ठीक है, जिस एरिया को 3 या 4 साल तक खाली छोड़ा गया हो उसको कहते हैं छच्चर, और बंजर कहते हैं जिसको 5 साल से ज़्यादा हो गया है खाली छोड़ा गया हो। तो इसलिए ये भी गलत लिखा हुआ है इसमें, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी, तो इसका आंसर जो होगा वो यही होगा, पोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश में देख लेते हैं, इसमें इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है। ओके, अब मैं देख लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन नंबर 15 है ना, अच्छा मैंने हिंदी का पहले डाल दिया, कोई नहीं, देख लेते हैं इसमें कि जमींदारी इन दी पीजेंट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड जो एन अनपेड बैलेंस एक्यूमुलेटेड। ऑब्वियस सी बात है, ये बात एकदम सही लिखी हुई है। बात ये थी कि जो हमारे जमींदार थे ना, वो जो इतना पैसा इकट्ठा हो रहा था वो दे नहीं पा रहे थे, मतलब जो उन पे वो चढ़ रहा था कि उनको जो पैसे प्रोवाइड करने थे, रेवेन्यू प्रोवाइड करना था, क्योंकि उन पे पहले का ही वो बहुत चढ़ा हुआ था और वो नहीं कर पा रहे थे पे। सही बात है, जमींदार नहीं कर पा रहे थे पे, चैप्टर पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से बता पाओगे। और इसका रीज़न क्या था? इसका एक रीज़न तो ये था कि सनसेट लॉ जो है वो आया था। सनसेट लॉ का मतलब है कि आपको उसी दिन देना पड़ेगा, स्पेसिफिक दिन, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपकी जो ज़मीन है उसकी नीलामी करी जाएगी, ऑक्शन कर दिया जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था, और भी रीज़न थे कि वो पे नहीं कर पाते थे, बट ये भी एक रीज़न था। तो यानी ये दोनों लाइन सही लिखी हुई है और दोनों का आपस में लेना देना है, तो आंसर होगा ए। ठीक है ना? चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अवध के बारे में कुछ पूछा गया है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, साल बाय साल लगाना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये बताना है आपको। ठीक है जी, चलो जी। तो इसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सारा का सारा पूछा गया है। तो सबसे पहले जो एडुकेशन के अंदर जो था वो रिफॉर्म हमारा कौन लेकर आया? विलियम बेनेडिक्ट लेकर आया। ठीक है, अच्छा, आजमगढ़ को कब प्रोक्लेम किया गया था, इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसमें है ना हम सबसे जो है वो एंड में जो दे रखा उसी को जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समरी अलायंस बाद में आया था, ये नहीं है। और सब्सिडी अलायंस जो था वो भी पहले था। और रिफॉर्म पॉलिसी जो है एडुकेशन की पहले थी। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है वो कब आया। जहाँ तक मेरे को पता है 57 के अंदर ही आया है ये। बाकी चीज़ें जो है वो पहले हुई थी 57 से, बट ये चीज़ जो है वो आजमगढ़ जो प्रोक्लेमेशन है वो 57 में आई थी। चेक कर लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं, चेक क्या कर लेते हैं, मतलब आजमगढ़ को जो है वो कब जो है वो अपने कब्जे में लिया गया था। ये देखो 1857 में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1857 सबसे एंड में हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा लास्ट में। इसका आंसर ए है। ठीक है, और एडुकेशन जो रिफॉर्म है ये बहुत पहले लेकर आया था विलियम बेनेडिक्ट। ठीक है, और सब्सिडी अलायंस तो हमने देख ही लिया ऊपर की तरफ। ठीक है, और समरी सेटलमेंट भी जो था वो भी उसी टाइम पीरियड के बीच में आया था। सब्सिडी अलायंस के बेसिकली जब ये परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम आया था ना, सब्सिडी अलायंस में वही था कि जो हमारे क्या कहते हैं उसको, लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था, जिसके अंदर बोला गया था कि जो भी राजा वगैरह है उनको अपने ब्रिटिश के साथ अगर वो करेंगे तो ब्रिटिश उनकी सेफ्टी तो देगा, बट उनकी लैंड मतलब लड़ाई लड़ने से पहले जो है वह ब्रिटिश से परमिशन लेनी पड़ेगी, और साथ में जो है वो ब्रिटिश के आर्मी के रख रखाव के लिए पैसे वगैरह भी देने पड़ेंगे। और समरी अलायंस में ये बोला गया था, समरी सेटलमेंट में ये बोला गया था कि जो ब्रिटिश है ना, वो जो है वो उनकी जो आर्मी है, किन की, ताल्लुकदारों की और जो ज़मींदार है उनको ख़त्म कर देगी। तो ये पहले पहले आए थे। मैं एक बार इनके ईयर भी जो है वो आपको क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, स्पेसिफिक बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले तो मैं समरी उसका बता देता हूँ, समरी सेटलमेंट का। ठीक है, समरी सेटलमेंट जो थी अवध के अंदर आई थी 56 के अंदर। ठीक है, 1856 में। सब्सिडी अलायंस, सब्सिडी अलायंस आया था हमारा अवध के अंदर, ही आया था 1801 में। अच्छा हाँ, वो जब उसने वो बात बोली थी, क्या किसने, वो लॉर्ड डलहौजी, कि ये तो मेरे मुंह में आकर गिरे गया ये चेरी, तो ऐसे करके बोला था। और रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ विलियम बेनेडिक्ट जो थी वो आई थी हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1835 के आसपास आई थी। ठीक है,
तो 1835 के आसपास या बेसिकली 28 से लेकर 34 तक आई थी। 28 से लेकर 34 तक आई थी, 28 से 34 तक। अब कर लो जी। और ये बता ही चुका हूँ 1857 में आई थी, तो ये सबसे एंड में हुआ था। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है इसके अंदर, कि ये बताना है कि जो हमारे मॉडरेटर मॉडरेटर जो थे ना वो कौन थे। तो भाई इसमें से एक ही पर्सन मॉडरेटर है, वो है जी गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी सारे के सारे बाल गंगाधर हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, लाल बाल पाल, ये तीनों के तीनों जो थे वो मॉडरेटर तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, उदारवादी तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, मैच करना है। ठीक है, तो मैच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट है, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली राजेंद्र प्रसाद। खत्म बात। अब देखते हैं फर्स्ट का जो है वो सेकंड है, बस सोचना ही नहीं पड़ा कुछ। अच्छा, फर्स्ट का सेकंड इसमें भी लिखा हुआ है क्या? चलो दो दो हैं। अब सर हमें सेकंड भी चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा जी करते हैं सेकंड चेक। तो इजी वाला करते हैं। ठीक है, क्या? जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये तो पता ही है आपको, कौन लेकर आया था? जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। कब? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को ही ना, हाँ, 1946 में लेकर आए थे। बनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी, बट ये लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को। तो सर थर्ड का जो होगा फोर्थ होगा। तो थर्ड का फोर्थ इसमें दे रखा है, तो यानी ये गलत है, ये सही है। ठीक है। और जो एस एन मुखर्जी थे वो कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन थे हमारे। और जो हमारे बी एन राव थे वो जो थे वो हमारे कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो इसमें भी क्रॉस क्रॉस बन रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वही है, दे रखा है। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। ओके जी, इसमें से आपको बताना है कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो था हमारा, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर जो भी बात थी, तो उनमें से कौन सी बातें जो है वो आपकी सही लिखी हुई है, वो बतानी है। इनडायरेक्ट रेवेन्यू थ्रू द जमींदार नहीं, डायरेक्टली किसानों से लिया जाता था। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी, कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है। अच्छा, ये बात जो मैंने ऊपर बोली वही लिखी हुई है, ब्रिटिश सेटल द रेवेन्यू डायरेक्टली विद द पीजेंट। सही है ये। लैंड वर गिवन टू द जोतदार, इसका आंसर जो है वो सी है। यही बात जो है वो एकदम सही लिखी हुई है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैच करना है इसमें, ये भी बहुत ईजी है। नाना साहिब कहाँ से थे? नाना साहिब जो थे वो हमारे, चलो इजी करते हैं। कुंवर सिंह तो आपको पता है बिहार से थे। ठीक है, इजी इजी करते हैं। अभी कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से थे, तो सेकंड का सर थर्ड हो जाएगा। सेकंड का सर थर्ड हो जाएगा, बस खत्म। बाकी में दे रखा है थर्ड? नहीं दे रखा, सेकंड का थर्ड किसी में नहीं दे रखा। तो नहीं, नाना साहिब हमारे कहाँ से हो गए? कानपुर हो गए। वाजिद अली शाह जो है वो हमारे अवध से हो गए। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। और जो ब्रिजेश कद्र थे ना वो हमारे लखनऊ से हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे नाम भी याद रखना, कभी कभार आ जाता है कि लीडर कौन कौन सी जगह से कहाँ कहाँ से थे। सेकंड पेपर का लास्ट एमसीक्यू जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ये बताना आपको कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्यों बनाया गया था। तो टू स्टैब्लिश अ लेजिस्लेटर बॉडी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द प्रोविंस, यानी प्रोविंस के जो है वो गवर्नेंस के लिए बनाया गया था। या टू सेटल द इशू ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन को रोकने के लिए बनाया गया था। टू नेगोशिएट द टर्म ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस विद द ब्रिटिश, या बनाया गया था। या बेसिकली एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाया गया था गवर्नेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम क्या था? ये बात तो आपको बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम ये था, ये बेसिकली टू स्टैब्लिश अ लेजिस्लेटर बॉडी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। नहीं जी, प्रोविंस की नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पूरी कंट्री की थी, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। इसमें लिखा है प्रांतों के शासन के लिए एक विधायी निकाय, प्रांतों के शासन के लिए तो नहीं थी ये। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, समन्वय के माध्यम से भारत के विभाजन के मुद्दों को निपटाना। नहीं, विभाजन के लिए नहीं। अंग्रेजों के साथ भारत की स्वतंत्रता की शर्तों के बीच बातचीत करना। नहीं, इसका आंसर है स्वतंत्र भारत के शासन के लिए एक मसौदा तैयार करना। क्यों? देखो देखो, एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1947 में हम आज़ाद हो गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन कब तक बनता रहा? 1949 तक बनता रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि हम जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो आज़ादी के लिए, जो आज़ादी के बाद कैसे गवर्नेंस करना है उसको लेकर बना रहे थे। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आ जाते हैं नीचे। मैप दे रखा है। धोलावीरा गुजरात में पड़ेगा, उज्जैन एमपी में पड़ेगा, पानीपत हरियाणा में पड़ेगा, गोलकोंडा कहाँ पर पड़ेगा हमारा? गोलकोंडा जो है वो हमारा कहाँ पर? बेसिकली यहाँ पर ये दे रखा है, तेलंगाना में पड़ेगा। अब इसको मैच करते हैं और फिर हमें क्या बताना है? दो नेशनल मूवमेंट की जगह बतानी है। पहले एक काम करते हैं, दो नेशनल मूवमेंट की जगह वगैरह देख लेते हैं। तो दो मूवमेंट कौन कौन से? एक तो सर ये जो है वो अमृतसर है, साफ साफ दिख रहा है पंजाब के अंदर, है ना। अगर मैप की भी अलग से वीडियो डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो है वो हमें सब साफ दिख रहा है, बॉम्बे।
और बॉम्बे के अंदर कौन सा मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, अब देख लेते हैं दूसरा। सबसे पहले एक पानीपत था, है ना, याद आ रहा है, पानीपत था शायद, है ना। धोलावीरा देख लेते हैं पहले। गुजरात के अंदर है धोलावीरा, और गुजरात के अंदर किस तरफ है, ऊपर की तरफ है थोड़ा सा। अगर आप यहाँ करोगे ना तो यहाँ हमारा धोलावीरा पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा क्या था, दूसरा जो था वो उज्जैन था, है ना। तो उज्जैन जो पड़ता है ना वो यहाँ पर इस तरफ मार्क कर, बहुत स्पेसिफिक मार्क करने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत लोकेशन देखनी होती है। अगर बिल्कुल यहाँ मार्क कर दोगे तो नहीं चलेगा ना। तो ये जो है वो हमारा उज्जैन हो गया। तीसरा क्या था, पानीपत था या गोलकोंडा था, पानीपत था, बट और में गोलकोंडा दे रखा है तो मैं पानीपत भी बता देता हूँ, गोलकोंडा भी। पानीपत बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, पानीपत हो गया तीसरा का फर्स्ट। और गोलकोंडा जो है वो तेलंगाना में है, ये यहीं पर है। तो ये थर्ड का सेकंड हो जाएगा। ओके, चलो जी, आई होप ये जो है वो क्लियर हो गया हो। तो यहीं तक रखते हैं, 2 पेपर के एमसीक्यू वगैरह क्लियर हो गए हैं आपके। बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो। ओके, और अपने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करके बताना। वैसे जैसे मैंने बताया, नीचे जो है वो पीडीएफ जो मैं दूंगा ना उसके अंदर, ये पता है कितने पेज की पीडीएफ है, आप मानोगे नहीं, ये 137 पेज की पीडीएफ है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लो दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिख रहा है क्या लिखा हूँ 137, और अभी 23 पेज हुए हैं, तो समझ लो 5 गुना जो है वो और ऐसी वीडियो बनने वाली है। तो आप अगर इसको एमसीक्यू के फॉर्म में देखना, अगर आप इसको सीधा डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक मैंने दे दिया। एक खाली पीडीएफ दूंगा, उसके नीचे जो होगी वो आंसर वाली पीडीएफ होगी, जिससे आप खुद भी आंसर वगैरह बता पाओ। बाकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए अगर आप लाइव चाहते हो तो ये हमारा मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल है, भरत खोरवाल वाला चैनल है, इस पर आ जाना। दूसरी बात है कि हमारा एक और चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, वहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी मैं एक वीडियो अपलोड करने ही वाला हूँ इस पे जस्ट। ठीक है, वो मेरी जो मेरा 3 साल पहले जो मैंने क्रिप्टो करेंसी में जो पैसे डाले थे ना, मैं दिखाऊंगा आपको कि वो कितने हो गए कितने नहीं हुए। और दूसरी बात है कि मैं आपको म्यूचुअल फंड का भी अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।